तो लास्ट में हम लोग आई थिंक सो इरिगेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे। इरिगेशन क्या है ये हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल जो एप्लीकेशन होता है वाटर का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। उसमें हम लोगों ने फर्दर देखा कि हम लोग इरिगेशन क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए। समझ में आ गया। पानी को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपके माइंड में अभी होगा, थोड़े बहुत पॉइंट आ गए होंगे, कुछ आपने पढ़ा होगा तो उससे कुछ निकल कर आया होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और उसके बाद जो आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद किया तो एक बार ज़रूर उसको देख लेना क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, और पूछे जा सकते हैं। और ये हमने कल देखा था कि हमारे जो सोइल के अंदर टाइप ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर जो आपका होल्ड है वो किस प्रकार से है, कितने फोर्स के साथ वहां पर होल्ड है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका सोइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है, और आपका यहाँ पर लास्ट में हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर बीच में जो 15 बार है उस पर हमारा क्या आता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और आपका टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आता है। क्वेश्चन रेज होता है कि सर एक ही पॉइंट के ऊपर टेम्परेरी कैसे हो सकता है और एक ही पॉइंट के ऊपर परमानेंट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, तुम सब लोग अगर हम देखें यहां पर तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को आपका कूल सीजन अच्छा लगता है और कुछ लोगों को वार्म सीजन अच्छा लगता है। जिनको ठंड ज्यादा लगती है उनको वार्म सीजन क्या रहेगा, उनके लिए बेटर रहेगा। एम राइट? यानी कि जिनको आपका ठंड अच्छी गर्मी मतलब आपकी सर्दी से प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों के जैसे जॉइंट दर्द करते हैं, जैसे मैं मेरी बात करता हूं तो मेरे जॉइंट्स मोस्टली क्या होता है विंटर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मेरे को हमेशा वार्म सीजन जो है वो बेटर लगता है। तो उसी केस में कुछ लोगों को जो कि आज के आपके जम्मू कश्मीर में हिमाचल में रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है, आपका वार्म सीजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उनके लिए वो आपका विंटर सीजन क्या है, बेटर है। तो एक चीज बताइए, क्या दोनों के लिए ऑप्टिमम रेंज जो होगी वो सेम होगी क्या? नहीं, हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं आपके वाटर के केस के अंदर, तो सोइल में क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स के अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, ये क्या कर सकता है, ये पानी को बहुत लो लेवल में आपका भी क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, सरवाइव कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लोगों की बात करता हूं, यहां पर होगा अगर कोई मेरे जैसे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हो सकता है एक में ढेर हो जाऊं, कोई और पर्सन होगा उसको 4 मारेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई इसके जैसा आ गया उसको 10 मार लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो उसकी सर्वाइबिलिटी कितनी है, वो कितना उसको रेजिस्ट कर सकता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर आपका, है ना, कि रेजिस्टेंस पावर। वही बात है कि मिलेट जो होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर जैसे कि राइस प्लांट है, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि राइस का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो आपका यहां पर जो राइस का प्लांट है वो वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में अगर ग्रो कर सकता है तो यह बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वो आपका जैसे ही पानी लो होगा उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो जल्दी क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर होती है बेटा कि आपका जो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो दोनों सेम है, इसी 15 पे है, लेकिन कुछ प्लांट के लिए ये आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, कुछ के लिए ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट बहुत रेयर प्लांट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिलेट्स हैं, है ना, जो आपके C4 प्लांट है उनके लिए ये कंडीशन टेम्परेरी हो सकती है, बट ज्यादातर जो सीरियल प्लांट है, फील्ड क्रॉप है, वो इस पर सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसके बाद अगर आप इरिगेशन दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, अभी तुम लोगों को क्या लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने तुम लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, एक रूम में बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 डेज या 6 डेज निकल चुके हैं, है ना, अब उसके बाद आप लोग बिल्कुल लास्ट कंडीशन पे हो, जब मतलब आप बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि अगर आपके मुंह में पानी की बूंद डाल भी दी जाए तो भी क्या कोई फायदा होगा, आपको नहीं होने वाला। और उस कंडीशन में मैं आके आपके पानी मुंह में डाल दूं तो क्या मैं आपका धर्मात्मा हो जाऊंगा? वो
नहीं, डेफिनेटली मैंने आपके साथ पहले गलत किया है और मैंने आपके सर्वाइवल के ऊपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इसीलिए यहां पर ये क्या है, आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। मतलब इसके बाद अगर पानी दे भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करने वाला, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आपका ये अलग अलग रेंज था, रेंज को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर टेंसियोमीटर, अब आप लोग समझते हैं कि टेंसियोमीटर जो हमारा था वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि वाटर का आपका जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन था उसको क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था। अच्छा, अब ये वर्ड आप लोग पढ़ते हो, वाटर पोटेंशियल पढ़ते हो, वाटर मैट्रिक पोटेंशियल, ये पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सॉइल वाटर पोटेंशियल पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अच्छा, कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल? चलिए, हाँ जी, आराम से बैठकर बैठकर कोई भी, हाँ ओके। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ वाटर की, वाटर फ्री फ्लो मूवमेंट जो होता है ना वो नॉर्मली करता है, ठीक है। जब आपका जीरो वाटर पोटेंशियल होता है, जिस कंडीशन में उसके ऊपर कोई भी एक फोर्स नहीं अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन आपका एक प्रेशर जैसे ही उसके ऊपर क्रिएट होगा, वो वाटर क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग, एक बर्तन है तुम्हारा, ग्लास है, और उस ग्लास में आपने क्या डाला, पानी डाला, तो वो वाटर क्या है, फ्री फ्लो है। डेफिनेटली उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, कप की वॉल, बाकी उसके ऊपर कोई भी आपका फोर्स नहीं है। लेकिन उस फोर्स को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ग्लास आपका इस प्रकार से किया जाएगा, वाटर आपका क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, क्या आप लोग सोइल में अगर वाटर को डालते हो तो क्या उतना ही फास्ट मूवमेंट आपका वाटर नीचे की ओर करेगा सोइल में? नहीं। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग उसको चीनी में डालोगे या उसको नमक में डालोगे तो क्या उसका मूवमेंट अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि वाटर जो होता है उसके ऊपर कोई भी कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वाटर आपका मूवमेंट करता है। उसके अकॉर्डिंग वाटर क्या करता है, आपका मूवमेंट करता है। ये बात आपको यहां पर क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो यहां पर आपका जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए यहां पर क्या है, आपका टेंसियोमीटर। इसकी रेंज कितनी है आपकी, 0.85 बार या एटमॉस्फेरिक। और यहां पर क्या बोला, सॉइल वाटर पोटेंशियल, मतलब आपका वाटर के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसको वहां पर आपका पकड़ने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए। आप लोग जानते हो जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना ही वाटर आपका स्लो डाउन मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब फ्री मूवमेंट होता है, जब आपका फोर्स होता है लेस देन 0.3, कंडीशन क्या होती है आपकी, ग्रेविटेशनल वाटर, या इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेस वाटर। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका वाटर जो है वो बिल्कुल फ्री फ्लो मूवमेंट करता है, उसके ऊपर सॉइल मॉइस्चर टेंशन बिल्कुल क्या होता है, लो होता है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आपका वाटर आपका यहाँ पर या डाउनवर्ड मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जैसे ही उसका बंद होगा, वैसे ही उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सॉइल वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद है क्रॉप सूटेबल, तो ये आपको एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, और आपका यहाँ पर जो है डिफरेंट फोर्सेस, ये भी हमने पढ़ लिए थे कल। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि आप क्रॉप के अंदर वाटर को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। अच्छा, जरा एक बात बताइएगा कि क्रॉप के अंदर आप लोग वाटर अप्लाई करवाते हो, वो क्रॉप किस किस पर्पज के लिए यूज करती है, जरा बोलिए। किस किस बात पर डिपेंड करेगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है सोइल में? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सोइल के अंदर प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट को? हद है, अरे भाई कर क्या रहे हो तुम लोग?
प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट, सॉइल वाटर रिक्वायरमेंट नहीं। आपका सबसे पहले यहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरमेंट में सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन होता क्या है, देखो आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा सोइल का सरफेस है, इसके ऊपर वाटर आपका प्रेजेंट है, और यहाँ से वाटर जब वेपर फॉर्म में एनवायरमेंट में चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है जब हमारा प्लांट जो है वो वाटर को क्या करता है, अपटेक करता है। वाटर को क्या करता है, अपटेक करता है। और वाटर अपटेक किस वास्कुलर टिश्यू के द्वारा करता है, जाइलम, है ना। वाटर आपका अपटेक होकर ऊपर जाएगा, ऊपर आपका लीफ प्रेजेंट है, और लीफ क्या होता है, जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर प्लांट अपने लीफ के स्टोमेटा के द्वारा पानी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और यही जो वाटर आपका बाहर की ओर मूवमेंट करता है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का आपका एग्जाम हुआ था 5-7 दिन पहले, किसी को पता है? 5-10 दिन पहले आपका, 10 दिन हो गया आई थिंक सो, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था। हाँ, तो उस एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर जो है वो प्लांट अपने स्टोमेटा को छोड़कर उसके बिल्कुल जो कॉर्नर का पोर्शन है उससे बाहर निकालता है, उसको आप लोग क्या नाम देते हो, वो कौन से पोर से बाहर आता है? एक करोड़ का सवाल। क्या? हाइड्रोलिटिक, है ना। अब देखो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि नहीं की थी, याद करो। मैंने गटेशन और आपको ड्यू के बारे में बताते हुए मैंने एक बात बोली थी कि हमारा जो प्लांट है उसके अंदर लीफ है, जब आपका प्लांट के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से उसके ऊपर जो आपका वाटर डिपॉजिट हो रहा है वो क्या होता है, ड्यू। याद आ गया। लेकिन मैंने बोला था कि जब आपका नाइट के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होने के कारण आपका प्लांट क्या करता है, हाइड्रोथोट से पानी को बाहर निकालता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन। याद आया कि नहीं आया? तो अब जरा देखिए, अब एक चीज थी जो थोड़े टाइम पहले ही करवाई है ना, और आप लोग अभी भी भूल गए हो, और एग्जाम के अंदर आपको देखने को ये मिल चुका है। तो अब आप लोग सोच लीजिए भाई, है अब क्वेश्चन एज इट इज करवाया हुआ, हाइड्रोथोट नाम पॉइंट पूछा है, और मैंने क्लास में बोलकर आपको बताया है, और अब भी आप लोग नहीं कर रहे हो, तो फिर कब करोगे बताइए जरा? है फिर मांग लेना प्रूफ, कहाँ करवाया था, है फिर प्रूफ ढूंढते फिरना, बस यही काम रह जाएगा अपने पास, है। देखो पेपर जब चला गया तो क्या प्रूफ करेंगे भाई इस चीज का, बताओ। तो प्लीज यार, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ट्रांसपिरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब हमारा प्लांट अपटेक कर लेता है वाटर को, और उसके अंदर क्या हो जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपका स्टोमेटा के द्वारा, यहां पर गटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिन की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग आपका डे टाइम की बात कर रहा हूं, जब स्टोमेटा क्या होते हैं आपके, ओपन होते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन। तो ये एक प्रकार से एक प्रोसेस है। और ट्रांसपिरेशन क्यों होता है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, फॉर एग्जांपल ये फैन में बंद कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बॉडी है क्योंकि गर्मी की वजह से क्या करना स्टार्ट कर देगी, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी। और स्वेटिंग क्यों करती है, क्योंकि इसको टेम्परेचर बॉडी का क्या करना होता है,
रेगुलेट करना होता है। क्या करना होता है? आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है। अब एक चीज देखिएगा कि ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए आपका लगातार क्या करता रहेगा? स्वेटिंग करता रहेगा। लेकिन आप लोग बताओ कि जितना स्वेटिंग करेगा उतना ही बॉडी में से पानी क्या होगा? बाहर आएगा, और उतना ही बॉडी में पानी की कमी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमें वाटर की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि गर्मियों के अंदर हमें पानी क्या करना चाहिए? ज्यादा पीना चाहिए। उसी प्रकार से प्लांट को भी क्या होना चाहिए? हमें पानी गर्मियों में, क्योंकि समर सीजन में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ही क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? आपका क्लाइमेटिक फैक्टर यहां पर इफेक्ट करेगा। अच्छा, क्लाइमेटिक में बाकी फैक्टर कैसे इफेक्ट करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा हमने बोला था सबसे पहले सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आएगी, टेम्परेचर रेज होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों चीज तो आपको क्लैरिफाई कर गई। तीसरा हमारा यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बढ़ता है तो आपको याद है कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है उस साइड में आपका एयर का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एयर का मूवमेंट अगर स्टार्ट हो जाएगा तो जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वहां पर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, लेकिन जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहां पर स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। और ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी ह्यूमिडिटी की। एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। लेकिन अगर एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी क्या है? कम है, तो स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। ट्रांसपिरेशन इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन की, बारिश हो रही है तो क्या वाटर की डिमांड होगी प्लांट की? नहीं। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो वाटर की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर हमारे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में आता है आपका क्रॉप के फैक्टर या एग्रोनॉमिक फैक्टर। देखो क्रॉप के फैक्टर क्या करेंगे और एग्रोनॉमिक फैक्टर क्या करेंगे। देखो एग्रोनॉमिक फैक्टर को मैं पहले आपका क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसको हम क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने टिलेज किया, जितना तुम टिलेज ज्यादा करोगे उतना ही सनलाइट में आपका लैंड क्या होगा? ज्यादा एक्सपोज होगा, उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोग मल्चिंग कर दोगे, प्लांट रेजिड्यू को कवर कर दोगे, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ ही आप लोग क्या कर देते हो? फील्ड के अंदर फॉर एग्जांपल तुम लोग रीजेस बना देते हो, जैसे आपकी फरो एंड रीजेस आपको याद होगा, रीजेस बना देते हो तो उसके साथ ही वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? आपकी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लेन के ऊपर आप फील्ड में डायरेक्टली करते हो तो उससे इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। चैनल आपका किस प्रकार से पानी आप लोग दे रहे हो उससे भी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। आपका फील्ड को आपने प्लेन कैसे मान के चलिए, अगर लैंड आपका क्या है? इस प्रकार से है, स्लोप में है, तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा? आपका ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर एकदम से यहां चला जाएगा। दूसरा, आपका अगर स्लोप नहीं है तो वहां पर आपका जैसे हिली एरिया है, उस एरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? थोड़ी अलग होगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्रॉपिंग फैक्टर, क्रॉपिंग फैक्टर की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो हमारी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डेफिनेटली जैसे कि C3 प्लांट आपके हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैंप प्लांट। देखो एक डिवीजन ये भी होता है, क्रॉप का क्लासिफिकेशन ये भी होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं C3 प्लांट की, C4 प्लांट की, कैंप प्लांट की। आप लोग ज्यादातर सुनते हो कि यार ये होते क्या हैं, इन प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? भाई सिंपल सी बात है, जिस प्लांट में आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो आपकी पहली रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर पहला कंपाउंड 3 कार्बन का बन जाए तो वो C3 है, और अगर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाए तो वो क्या है? आपका C4 कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैंने क्या बोला? फॉर एग्जांपल मैं ही प्लांट हूं, मैं क्या कर रहा हूं? फूड को प्रिपेयर कर रहा हूं, और मैं एक ऐसा फूड प्रिपेयर कर रहा हूं जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड कितने हैं? 4 हैं। तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? C4। कोई एक दूसरा प्लांट यहां पर मेरे पास में खड़ा हुआ है, वो जो फूड प्रिपेयर कर रहा है तो वो 3 कंपाउंड को आपका कार्बन ले रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? C3। अब यही चीज याद रखना माइंड के अंदर, इससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और इसमें C3 प्लांट का नाम जो आपका होता है वो इस कंपाउंड की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और इसमें जो आपका कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें आपका जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? आपका रुबिस्को। क्या एंजाइम होता है आपका? रुबिस्को। ये रुबिस्को एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपका पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा पाया जाता है? वो आपका रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म बता सकता है कोई?
रूबिस्को की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? क्या बात, क्या 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 क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बोला? किसने बोला? अरे बोलो, सही बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं, डरो मत भाई, बोल ना। मैं बोलूं? राइबोलेज, आगे बोल। बिसफॉस्फेट, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की वजह से ही आपका यहां पर जो है रिएक्शन अकर करती है। अब इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं घुसाऊंगा क्योंकि ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है और डेफिनेटली आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, आपकी क्लासेस होंगी प्लांट फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी की अब आपकी कपिल, there is a noise from your background, I think so, and if you want to ask the question then on your video, otherwise you don't have any authority to ask the questions. अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग द क्लास आपको वीडियो ऑन रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी, अब बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो आपका? नहीं है, चलिए। तो हम यहां पर बात कर रहे थे इनकी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि C3 प्लांट में सबसे लो वाटर आपकी क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं यूज एफिशिएंसी होती है। देखो, एक होता है यूज एफिशिएंसी, एक होता है वाटर का, अरे इरिगेशन सिस्टम में भी तो पढ़ते हो आप। एक होता है आपका वाटर यूज एफिशिएंसी, एक होता है वाटर सेविंग। एक क्या होता है? वाटर सेविंग। दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, तुम लोग कितना पानी बचाते हो और तुम लोग कितना पानी को यूज इफेक्टिवली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो नहाते टाइम कम से कम 20 लीटर वाटर से नहाता है। कितने लीटर से? 20 लीटर से। लेकिन उसके घर में एक चीज सबसे बढ़िया है कि कोई भी टैप आपका लीक नहीं करता, ये और कोई वाटर की एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं करते। तो इसने क्या आपका किया? इसने क्या किया? वाटर को सेव किया, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पर्सन है, वो उसके घर में सारे दिन टैप चलते रहते हैं, लेकिन जब वो नहाता है तो केवल कितने लीटर पानी से? 15 लीटर से। कपड़े धोता है तो भी कितने लीटर से? 10 लीटर से। ये कितने से धोता है? 15 लीटर से। तो वाटर सेव ये ज्यादा कर रहा है, यूज एफिशिएंसी इसकी क्या है? बेटर है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने कितना इफेक्टिवली उस वाटर को यूज किया, दैट इज नोन एज वाटर यूज एफिशिएंसी। अब यहां पर होता क्या है कि वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादातर वाटर सेविंग के साथ रिलेट करती है। तो जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है वही वाटर को सेव भी क्या करता है? ज्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रिप इरिगेशन में पढ़ा होगा, तो ड्रिप इरिगेशन में वाटर की सेविंग भी ज्यादा है और वाटर की यूज एफिशिएंसी भी क्या है आपकी? ज्यादा है ना। आपको पता है इस चीज के बारे में। चलिए, तो हम यहां पर बात कर रहे थे आपके C3 और C4 और कैंप प्लांट के बारे में। तो सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है? कैंप प्लांट की। सेकंड नंबर पे किसकी होती है आपकी? यहां पर C4 प्लांट की। और उसके बाद किसकी होती है आपकी? C3 प्लांट की। यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं मैं। हमने बोला कि प्लांट आपका वाटर को यूज करता है, ये एक रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, एक प्लांट है, एक प्लांट आपका वाटर यूज करता है। ये इक्वेशन अच्छे से देख लेना क्योंकि इस इक्वेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज एक बार कॉपी पेन चाहे बंद कर दो 5 मिनट के लिए, पहले सुन लो क्योंकि ये इक्वेशन तुम्हारे पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है, इसको तुम यहीं से मिल जाएगा, लेकिन पहले सुन लो। मैंने क्या बोला, एक प्लांट है, उसकी वाटर की एक तो होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। क्या होती है? एक आपकी डिमांड, एक होती है सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुमने बोला कि हमें हर रोज एक बनाना चाहिए, ठीक है। एक तुम्हें क्या चाहिए? आपका एप्पल चाहिए, 4 चपाती चाहिए, ठीक है। ये आपने फॉर एग्जांपल डिमांड कर दी। अब ये डिमांड है, लेकिन इसको सप्लाई कहां से किया जा रहा है? हो सकता है ये आपका कहां से आ रहा है? मार्केट से।
ये आपके हो सकता है फील्ड में ही ग्रो हो रहा हो, आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो ये आपके क्या हो रहा है, फील्ड में ही ग्रो हो रहा है। ये चपाती आपके घर में ही गेहूं ग्रो हो रहा है खेत में, आप वहीं से उसकी डिमांड क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। तो आपका ये हो रहा है उसका सप्लाई, और डिमांड क्या था आपका, ये था। उसी प्रकार से आपका जो प्लांट है उसकी वाटर की जो डिमांड है वो किस किस लिए है, वो कहां कहां करता है। तो सबसे पहले आपका किस लिए करता है, इवेपोरेशन के लिए। किसके लिए करता है आपका, इवेपोरेशन के लिए। तो आप इवेपोरेशन को क्या ई से डिनोट कर सकते हो, ओके। दूसरा डिमांड आपका होता है ट्रांसपिरेशन का, यस और नो। क्या ट्रांसपिरेशन होगा कि नहीं होगा, अच्छा। एक है आपका इवेपोरेशन, एक है ट्रांसपिरेशन। इन दोनों के बीच का जो यूज है यहां पर, क्या प्लांट खुद अपना यूज नहीं करता, भाई प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए भी तो यूज करता होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर यूज्ड बाय प्लांट, वाटर यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं WUP से। और ये तीनों कंडीशन को मिलाकर हम लोग डिनोट करते हैं उसको ET से, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये आपकी कंबाइंड टर्म होती है। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये हमारी कंबाइंड टर्म होती है जो इसको शो करती है। अच्छा, इसके अलावा कहां कहां वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपका इसके बाद वाटर की रिक्वायरमेंट कहां आएगी, जो वाटर आपका लॉस हो रहा है फील्ड में, क्योंकि पानी लॉस भी तो होगा ना, कुछ लीच डाउन कर जाएगा, कुछ रन ऑफ लॉस कर जाएगा, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके द्वारा, वाटर लॉस के द्वारा, यानी कि WL। और उसके बाद होता है, क्या आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आपको आपका स्प्रे करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आपको इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, यानी कि WSP। क्या इसको मैं डिनोट कर सकता हूं इस प्रकार से, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट को क्या मैं यहां पर इस प्रकार से लिख सकता हूं, E+T प्लस वाटर यूज्ड बाय प्लांट प्लस वाटर लॉस प्लस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पस। क्या ये इक्वेशन लिखा जा सकता है इस प्रकार से, भाई लिखा जा सकता है या नहीं। अच्छा, अभी हमने क्या लिखा था, इन तीनों को हमने एक डिनोट कर दिया था, इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको ET को हम दूसरा नाम भी देते हैं CU, और इस CU का मतलब होता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, मतलब कंजप्टिव का मतलब है टोटल यूज ऑफ वाटर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Kapil, there is a noise from your background. Please mute yourself. So, ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है भाई, ठीक है। ये है आपकी डिमांड, किसकी, कि वाटर रिक्वायरमेंट की डिमांड किसके लिए है। अब डेफिनेटली सप्लाई भी तो होती होगी कहीं से, सप्लाई कहां से होती है, तो ये भी वाटर रिक्वायरमेंट की सप्लाई कहां से है, तो सप्लाई जो आपकी हो रही है, सबसे पहले आपका है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब जानते हो, मतलब आपकी रेन जो है, जब वाटर की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पोर कर रही है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल। और दूसरा हमारा यहां पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। याद है कल हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से करता है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर जो है वो ग्राउंड से नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और प्लांट के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन, और ये हमारा डिनोट किया जाता है S के द्वारा। और नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन, और इरिगेशन में हम लोग यहां पर इसको डिनोट करते हैं IR के द्वारा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो ये हमारा रहा, इसको हम डिनोट करते हैं ER के द्वारा, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट की जो सप्लाई है वो आपका इफेक्टिव रेनफॉल प्लस आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन और प्लस आपका IR।
क्या मैं यहाँ पर कोई पूछ ले कि मेरी इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं यहाँ पर? क्या पॉसिबल है इस चीज को लिखना यहाँ पर भाई? यस और नो? तो ये इक्वेशन याद रहेगी सब लोगों को, एक ये है और एक आपकी ये है। इन दोनों को अच्छे से देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन आपकी हेल्प करने वाली है कि जब भी इसके रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से क्या कर सको, आंसर कर सको। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वाटर रिक्वायरमेंट हमारा हो किस लिए रहा है। अब आप लोगों को हमने बोला कि इफेक्टिव रेनफॉल, तो इफेक्टिव रेनफॉल डेज कितने होते हैं आपको याद होगा, मैंने बताया था टोटल आपके इंडिया में एवरेज रेन डे कितने हैं? एवरेज रेनी डे कितने हैं इंडिया में? 130 या 135? 130। इफेक्टिव रेनफॉल डेज कितने हैं आपके इंडिया में? और अनइफेक्टिव कितने हैं? 55। टोटल कितने हैं? 130। अब यहां पर आपको यह भी पता होगा रेनी डे के अंदर एक रेनी डे में कितनी बारिश होती है? सॉरी 2.5 या मोर mm। और आपका यहां पर अगर हम बात करें क्रॉप रेनी डे तो उसमें कितना होता है? 5 mm और मोर। बताइए जरा समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं भाई किससे? आपके रेनी डे, क्रॉप रेनी डे, इफेक्टिव रेनफॉल, अनइफेक्टिव रेनफॉल। और ऑन एन एवरेज इंडिया में रेनफॉल कितना है? 1190 mm। जरा बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा अब तो ये हमारे रेनफॉल के रिलेटेड, इनके रिलेटेड, इरिगेशन के रिलेटेड कहानी थी। और इरिगेशन जो है आपका जो अवेलेबल करवाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अभी मैंने क्या बोला था 48.8% एरिया क्या है आपका इरिगेटेड है, बाकी क्या है अभी जो भी रेनफेड है। तो इरिगेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसको सप्लाई को कंप्लीट किया जा सकता है। और इसके रिलेटेड ही हमारे इंडिया के अंदर एक स्कीम को रन किया जा रहा है। उस स्कीम का नाम क्या है आपका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जरा अब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे वाटर रिक्वायरमेंट है तो इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है। तो ये देखो वो वही बात की गई है कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड इन सब के ऊपर करती है कि आपका डेप्थ ऑफ वाटर कितना है ना, ये सारी चीजें। और ये आपका है सैलिनिटी लेवल कि आपका कितना होता है। तो इसमें याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये मिलीमहो और दूसरा यहाँ पर ये भी आपका क्या है ईसी के रिलेटेड है ना। ये दोनों ही क्या है? सोल्ट की क्लासेस हैं, सैलिनिटी क्लासेस के लिए है। तो C1 से लेके C5 है और ये भी आपका क्या है C1 से लेके C5 तक है। लेकिन ध्यान से देखने पे समझ में आएगा कि ये इसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी डेसी पर सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पर EC यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये भी आपकी क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लेकिन इनकी यूनिट क्या है? माइक्रो महो और मिली महो। तो ये कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करता है। आप लोग देखो सेम चीज है, 3 यूनिट आपकी दे रखी है और तीनों यूनिट के अकॉर्डिंग आपको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके रिलेटेड आते हैं? आपके इसके रिलेटेड आते हैं। ये यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका वाटर के अंदर दिया गया है कि वाटर में लेवल कितना होना चाहिए और ये किस सोइल के लिए हमारा वाटर जो है वो सूटेबल होता है, वो भी हमारा बताया गया है। तो आपको कई बार क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूं कि C1 क्लास के अंदर वैल्यू कितनी है उसकी, C2 में कितनी है, या फिर इसको कहां पर अप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोडी सिटी है, तो सोडी सिटी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा शायद कि आपका मॉडरेट जो आपका वाटर के अंदर जो SAR वैल्यू है वो कितनी होती है। तो हमारी कितनी होती है यहाँ पर 10 to 18, और आपकी हाई कितनी होती है 18 to 16, यानी कि आपका मोर देन 18 अगर बोल दे तो वो हमारा क्या होगा? हाई होगा, और लेस देन 18 होगा तो वो क्या होगा? मॉडरेट होगा। ठीक है। और यहां पर अब देखो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर लेस देन 18 के अंदर लो भी तो आ रहा है। भाई आप लोग बताओ कि यहां पर आप लोग प्रेफरेंस किसको दोगे? मॉडरेट को दोगे कि लो को दोगे? डेफिनेटली मॉडरेट को दोगे, क्योंकि आपका लो तो बोलता है कि 10 से ही नीचे रह जाएगा, लेकिन आपने तो वैल्यू कहां तक पहुंचा दी? 18 तक, 18 तक। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या जाएगा? मॉडरेट में। तो समझ में नहीं आया कैसे? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अभी क्या किया, हमारे पास एक पानी है, ठीक है,
और पानी के अंदर आप लोगों का सोल्ट प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, है ना। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल सोडियम लेवल अगर ज्यादा हो गया है ना, तो फॉर एग्जांपल छोड़ दीजिए बाकी चीजें। आपको याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने यूट्रोफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, और बायोमैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, याद है। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन में एक्चुअल में कहानी क्या होती है कि हमारा जो फास्फोरस और नाइट्रोजन कंटेंट है वो वाटर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से एल्गी जो या फिर प्लांट जो आपके जो वाटर प्लांट होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दूसरा, बायोमैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा यहां पर जो लेड और आर्सेनिक कंटेंट है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। मतलब डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई अमाउंट होती है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, और जैसे ही वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करती है उसकी डोज को हम लोग कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं LD50, LD100। इस प्रकार से आपने देखा है कभी, LD का मतलब होता है लिथल डोज, और LD50 का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन को वो क्या कर सकती है, किल कर सकती है, ऐसी डोज, उसको हम लोग बोलते हैं LD50। तो ये लेवल जब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो वो आपके प्लांट के लिए नुकसान करना स्टार्ट कर सकता है जब वो वाटर में प्रेजेंट होता है। अब आपने कई बार सुना होगा, मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो विलेजेस में आपका क्या होता है, कई बार बोला जाता है कि वेल का, कुएं का पानी नहीं पीना है क्योंकि उसका पानी बहुत ज्यादा क्या है, कड़वा है, उसमें आपका नमक ज्यादा है, और अगर आप पी लेते हो तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। डू यू नो? अरे भाई ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में सोल्ट इतना ज्यादा होता है कि वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। उसी प्रकार से प्लांट में भी वो वाटर क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो उसके लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जब सोडियम लेवल, क्योंकि सोडिसिटी का मतलब क्या होता है, सोडियम, सोडियम एड्सॉर्प्शन वैल्यू, और यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आपके सोल्ट की। सोल्ट में आता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे किसके पार्ट हैं, आपके सॉल्ट के पार्ट हैं। लेकिन सोडिसिटी में हम लोग केवल बात करते हैं किसके बारे में, आपका सोडियम के बारे में। समझ में आ रहा है? तो उन दोनों की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है कि ये क्लास हमारी किसके लिए है, आपके सोल्ट के लिए है, और ये हमारी क्लास किसके लिए है, सोडिसिटी के लिए। और एक आपका टेबल और होता है इसके अंदर बोरोन का, कि आपका बोरोन जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए वाटर के अंदर, उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी। तो 3 ppm से लेस हमारा क्या होता है, लो होता है, और 3 to 4 ppm हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कितनी अमाउंट आपकी बोरोन की नॉर्मल है या सूटेबल है प्लांट की ग्रो के लिए, तो वो हमारा कितना होगा, 4। कितना होगा आपका, 4। तो ये क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल आपको यहां पर मिल गया। ये आपका सॉल्ट टॉलरेंट रिलेटेड क्रॉप जो आपकी है उनको बताया गया है। अब यहां पर टॉलरेंट है, सेमी टॉलरेंट है और सेंसिटिव है। टॉलरेंट के अंदर सबसे पहले फील्ड क्रॉप है, फिर फ्रूट क्रॉप है, फिर वेजिटेबल है, फिर आपकी फॉरेज है। उसी प्रकार से फील्ड, फ्रूट, वेजिटेबल और फॉरेज। तो ये आपका टेबल दिया गया है, इसको आप लोग यहां से क्या कर लेना, रिमाइंड कर लेना। नेक्स्ट है फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्शन में। तो देखो हमने अभी इनके बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था एयर टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा नंबर, कैनोपी कवर, एडेप्टिव मैकेनिज्म, रूटिंग डेप्थ, यानी कि कोई कितना प्लांट डेप्थ में जाएगा, फील्ड में नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, फील्ड में आप लोग 5 पर्सन हो और एक फील्ड में केवल 1 पर्सन है, पानी कौन ज्यादा पिएगा, एक पिएगा ना, यस और नो? 5 पिएंगे, एक कैसे पानी पिया ज्यादा पिएगा, गधे। हाँ अब एक 5 में क्या कंपटीशन करवाएगा, चलो बता भाई। तो पानी ज्यादा कौन पिएगा, सिंपल सी बात है, उनको पानी पूरा देना है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हर एक को एक एक घूंट दे देंगे, ना भाई तुम लोग 5 हो, तुम्हारे एक एक घूंट मिलेगी, और ये अकेला है, इसको 10 घूंट मिलेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। पानी की डिमांड किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली उनकी ज्यादा डिमांड होगी ना। तू सप्लाई कितनी दे रहा है वो छोड़ दे, तू 5 को पैसा मारेगा क्या? मान के चल तूने 5 पर्सन को हायर किया, तेरे फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग, तू क्या करेगा उनको ये बोलेगा ना 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 आज तुम 5 लोग आए हो, सबको एक एक रोटी मिलेगी,
वरना तो मैं 5-5 देता होता हूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वाटर की आपकी डिमांड उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। तो वो हमारा है कि फील्ड में नंबर ऑफ प्लांट जितने ज्यादा होंगे उतनी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, विंड ब्रेक अगर लगाते हो आप लोग, शेल्टर बेल्ट लगाते हो, तो विंड की स्पीड क्या हो जाती है, कम, और विंड की स्पीड अगर कम होती है तो डेफिनेटली वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, कम, है ना। तो या फिर मल्चिंग वगैरह यूज करते हो, जो भी आपका है ना, एंटी ट्रांसपेरेंट, सेलिनिटी, ये सारे के सारे हैं क्या, रूटिंग डेप्थ एंड प्रोलिफरेशन। आपका जो वाटर नीचे परकोलेशन वाले मूवमेंट के अंदर बात की जा रही है, यहां पर वाटर कितना मूवमेंट नीचे की और इनफिल्ट्रेट कितना हो रहा है वाटर, समझ में आ रहा है। जैसे सैंडी सोइल है तो वाटर क्या होगा, ज्यादा इनफिल्ट्रेट होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्ले सोइल में क्या वाटर इनफिल्ट्रेट ज्यादा होगा, तो सोइल के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अब ये देखिए, क्लाइमेटिक है, जेनेटिक है, एग्रोनॉमिक है। एग्रोनॉमिक में टाइम ऑफ सोइंग, डेप्थ ऑफ सोइंग, प्लांट पॉपुलेशन, डायरेक्ट सोइंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन मेथड, पेस्ट एंड डिजीज, है ना। और ये आपके इवेपोट्रांसपिरेशन कंट्रोल मेजर। और ये हमारी अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट है। और वाटर यूज एफिशिएंसी क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता होता है कि वाटर यूज एफिशिएंसी इनमें से किसकी ज़्यादा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो ये अलग अलग क्रॉप में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, फिंगर मिलेट की। पर मिलेट नहीं है बेटा, फिंगर मिलेट है ये, है ना। पर मिलेट से भी ज़्यादा होती है फिंगर मिलेट की, ठीक है। फिंगर पर मिलेट की कितनी है, 8 है, और पर मिलेट से ज़्यादा किसकी है, वीट की है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना वाटर सेविंग और वाटर यूज एफिशिएंसी। अब कहानी समझ में आ गई। आप लोग नॉर्मली क्या बोलते, पर मिलेट, लेकिन है किसकी, वीट की। दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो एक वीट खड़ा है, एक पर मिलेट खड़ा है। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा, वीट, पर मिलेट नहीं जाएगा। और ये आपको इक्वेशन अभी मैंने करवा दी क्या भाई, करवाई कि नहीं करवाई। अब यही तो लिखा है ना, ट्रांसपिरेशन थ्रू द लीव्स, या लिखकर बताना जरूरी था कि लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, बता दीजिए। इवेपोरेशन लॉस थ्रू द सोइल सरफेस इन टॉप्ड एरिया, बताना जरूरी था क्या, कहां से होता है इवेपोरेशन, वो अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय प्लांट। अदर एप्लीकेशन लॉस आर कन्वेयर लॉस, परकोलेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, द वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज लाइक पडलिंग, प्लोइंग ऑपरेशन, लैंड प्रिपरेशन, लीचिंग रिक्वायरमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ वीडिंग, फॉर डिसॉल्विंग द फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो ये भी हमारा क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट था, यही तो था स्पेशल पर्पज। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका। अच्छा, इसके बाद क्या हमने इसको इस प्रकार से लिखा था, ईटी या सीयू प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज। क्या हमने ये लिखा था, आईआर, ईआर और एस। एस क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर क्या रहा, पूरा का पूरा इक्वेशन, कौन कौन से फीचर आपके इफेक्ट कर रहे थे, तो ये मैंने सर आपको समझाया दिया अच्छे से। सोइल के फैक्टर भी इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन पता नहीं है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन तो पता होगी भाई। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पानी की डिमांड है उसकी। आपकी पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है, वैसे ही उसकी भी पानी की रिक्वायरमेंट है। आपको क्रॉप चाहिए तो इरिगेशन देना पड़ेगा, वरना मत दीजिए, ठीक है। IW/CP रेशियो, ये क्या होता है, इरिगेशन वाटर और कॉम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूं यहां पर, ये होता क्या है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट करता है, और डेफिनेटली यहां से आपका आंसर आ भी सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ये चीज आपको ऐसे कंफ्यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि IW का मतलब क्या है, इरिगेशन वाटर। CPE कॉम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन, होता क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक आपका जैसे मान के चलिए आपका एक बर्तन है और उसमें ऊपर क्या लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, ताकि उसके अंदर बर्ड जो है वो पानी नहीं पी सकते। केवल क्या होगा उसमें से, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन का वहां से पता चल जाता है। और ये किस लिए होता है, ये फील्ड के अंदर मेजर करने के लिए होता है कि आपका फील्ड में वाटर की लॉस कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहां पर, इस डेफिनेशन को पढ़िएगा एक बार। When irrigation is applied, water is lost from the soil through evapotranspiration in the same way as evaporation occur from the open pan evaporate matter। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है CPE,
वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसमें से पानी उतना ही लॉस होता है जितना कि फील्ड में प्लांट के द्वारा जो इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है, वही लॉस को ये आपका क्या करता है, शो करता है। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल हमने फील्ड में 1 लीटर पानी दिया था, तो कितना जल्दी ये पानी लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट इरिगेशन को क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये हमारा इरिगेशन शेड्यूलिंग में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। और फील्ड में नंबर ऑफ इरिगेशन हमने कितना देना है ये डिसाइड यहां पर इससे हमारा हो जाता है। इसीलिए IW/CP रेशियो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसमें नंबर ऑफ इरिगेशन को यहां पर क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए यहां पर IW/CP रेशियो इंपॉर्टेंट है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि आप नंबर ऑफ इरिगेशन को मेजर करने के लिए आप कौन से मेथड को फॉलो करते हो, तो IW/CP रेशियो को फॉलो किया जाता है। और यहां पर याद रखना कि नंबर ऑफ इरिगेशन के अकॉर्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसमें है। तो आपका यहां पर किसमें दिया गया है, शुगर केन में, क्योंकि सबसे लंबा टाइम पीरियड जो होता है वो शुगर केन का होता है। और इसमें वाटर रिक्वायरमेंट इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये एक साल की क्या होती है, आपकी क्रॉप होती है। समझ में आया? तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, राइस। राइस में आपका नंबर ऑफ इरिगेशन कितना है, 18। उसके बाद ग्राउंडनट 10, सोरगम 6, मेज 8, रागी 6, कॉटन 11, पल्सेस 4। बताइए जरा आया या नहीं आया समझ में? और एक चीज और बताता हूं, यहां पर ये आपका लिखा गया है 1250। अब आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि सर कहीं तो लिखा गया है कितना, 1300 टू 1400। और कई एक आधा मेरे जैसा भी होता है, बड़ा भोला मानस बेचारा, क्या बोलता है कि सर वाटर रिक्वायरमेंट राइस की कितनी होती है, 4000 से 5000 लीटर। क्या ये बात सही होगी? इट नॉट डिपेंड्स, इट इज सेड अकॉर्डिंग टू द पर किलोग्राम राइस प्रोडक्शन। पर किलोग्राम राइस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जब वाटर की डिमांड पूछी जाएगी तब आपको ये आंसर करना है, ना कि आपको इस कंडीशन में यह आंसर करना है। क्योंकि कई लोग होते हैं, कई बोलते हैं कि सर इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपने तो गलत लिखवा दिया, 3000 से 4000 लीटर था और आपने लिखा है 1200 से या 1300 से 1400 mm। तो ऐसा नहीं है, यहां पर ये रेंज है आपकी, इसको 1150 से भी आप 1400 लिख सकते हो, 1500 लिख सकते हो। इस रेंज में ये वाटर आपका डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उस एरिया में वाटर आपका रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा उन सभी फैक्टर के ऊपर। और क्या फैक्टर आपके सेम हो सकते हैं हर कंडीशन में? कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आप एक बात सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आया और मैंने क्या किया, रिसर्च किया। मैंने रिसर्च किया और मैंने आइडेंटिफाई किया कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, फॉर एग्जांपल 1000 mm है। कितनी mm है? 1000 mm है। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहां पर कोई और दूसरा पर्सन है, उसने रिसर्च किया। इस बार टेम्परेचर था कितना, 44 डिग्री सेल्सियस। अगली बार टेम्परेचर हो गया 47 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्या बढ़ जाएगा? इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। और जैसे ही वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा आंसर। दूसरा, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है कहां पर, केरला में, और कोई दूसरा पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है दिल्ली में। क्या वाटर की रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली चेंज आएगा। अच्छा, कोई पर्सन है जो कि आपका रिसर्च कर रहा है लो वाटर रिक्वायरमेंट वैरायटी के ऊपर, और कोई पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है हाई वाटर रिक्वायरमेंट के वैरायटी के ऊपर। तो दोनों में रिसर्च में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। और इसीलिए यहां पर ये वैल्यू जो होती है वो रेंज में आपको याद रखनी चाहिए। एग्जैक्ट कभी इसका आंसर नहीं बोल सकते हो। कोई आपको ये बोल देना कि मैं एग्जैक्ट बताता हूं यही वैल्यू सही होगी, 99 नहीं, वो 100% गलत बोल रहा है आपको। समझ में आ गया बेटा? तो इन चीजों को रेंज में याद करो, डेफिनेटली आपका आंसर जो जाएगा वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब आपका है वाटर बजटिंग। तो वाटर बजटिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती, सिंपल सी बात है, वाटर को बजट कैसे करना है। तो वाटर का बजट करने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 500 रुपीज है, ठीक है, तुम्हारे पापा ने दिए तुम्हें कितने रुपए, 500। अब तुम्हें पीजी का रेंट भी देना है 500 में से, तुम्हें जो है मोबाइल का खर्चा भी उठाना है,
तुम्हें जो है किसी को गिफ्ट भी देना होगा, तुम्हें जो है शाम को आइसक्रीम भी खानी होती होगी, है ना, सारे काम करने हैं, और हो सकता है तुम्हें आपकी इंस्टीट्यूट की फीस भी देनी है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो हॉस्टल फीस है, जो तुम्हारा रूम रेंट है, वो कितना है टोटल? 150 रुपीज। कितना है? 150 रुपीज। नेक्स्ट है आपका यहां पर टोटल आपके पास कितने थे? 500। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या है, सोच के देखिए, इंस्टीट्यूट की फीस आपकी कितनी है? 50 रुपीज। टोटल कितने हो गए आपके? 200 तो आपको देने ही पड़ेंगे, स्पेंड करने ही पड़ेंगे। अब आपका यहां पर जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सोच के देख लीजिए, यहां सोच लीजिए भी टोटल 300 रुपए लग गए। चलो ये भी कहानी खत्म कर दो। बचे कितने? 200 रुपीज। कितने बचे? 200 रुपीज। अब 200 में से आप लोगों में से क्या किया, आपका एक फ्रेंड आया, उसने बोला यार बहुत अर्जेंट है भाई, पैसे दे दे प्लीज, बहुत मजबूरी है। और कितने चाहिए? 100। कितने ले गया? 100। अब डेफिनेटली वो अगले महीने दे देगा आपको, लेकिन एक महीने तक आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी क्या आ गई? कोई गिफ्ट की भी डिमांड आ गई उधर से। समझ में आ गया? अब जब गिफ्ट की डिमांड आ गई तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। अगर 200 होते तो हो सकता है 100 वाला गिफ्ट देकर तुम आ जाते, लेकिन जेब में कितने हैं तुम्हारे? 100। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, अब तुम्हें बजट को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि भाई इतना तो हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? गिफ्ट इतना महंगा भी देने का कोई फायदा नहीं है, इससे काम चलेगा। समझ में आ गया? तो अब यहां पर क्या होता है, ये जैसे बजट यहां पर मेंटेन हो रहा है, वही बात आपके इरिगेशन में होती है, वाटर में होती है। अगर पानी किसी के पास अवेलेबल है आपका केवल टैंक में, उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज लॉन्ग टाइम तक नहीं है, उसके पास बारिश की भी संभावना नहीं है, क्या वो राइस को ग्रो करवाएगा? क्या वो राइस को ग्रो करवाएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्योंकि रीजन क्या है? रेनफॉल आपका नहीं होने के कारण, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा? आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपका जो है इस प्रकार से आप लोग बजटिंग करोगे उसका। ठीक है, तो ये आपका बकवास दिया गया है, ये जस्ट कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर ये आपका बिल्कुल सही डेटा है, 2019 के अकॉर्डिंग है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका 1951 के अंदर जो अवेलेबिलिटी थी हमारी कितनी थी इंडिया के अंदर? इतनी थी। 2014 के अकॉर्डिंग कितनी है? इतनी है। क्या? हाँ, तो ये देखिए, अभी इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है कि 2025 तक ये डिक्लाइन कितना हो सकता है? 1465 तक। और आपका बोला जा रहा है कि 2050 तक ये यहां तक पहुंच जाएगा। और किसने बोला है ये? आईसीआर के डायरेक्टर ने। मुझे मत पकड़ना, त्रिलोचन महापात्रा जी को पढ़िए या फिर द हिंदू को पकड़िए। 9 सितंबर 2019 के अंदर उन लोगों ने बताया हुआ है, न्यूज़पेपर का मैंने रिसोर्स दे दिया आपको। कोई गलती हो तो उनको पकड़ना, मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेटली ये आईसीआर की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है ये डेटा, उसको कंफर्म करके फिर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अभी तक कोई डेटा नहीं आया इस चीज़ का, इसका कोई भी डेटा अभी तक नहीं है। मैंने आज भी चेक किया था मॉर्निंग में आने से पहले। ठीक है, तो इसका अभी तक कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आप लोग समझ गए कि पैसा इंपॉर्टेंट है, जितना बजट का इंपॉर्टेंट करना वैसे यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है, इरिगेशन जो शेड्यूलिंग आप लोग करते हो तो डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग करते हो। एक तो होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो, फील्ड में जब आपकी पानी की अगर कमी आ गई और आप लोगों को पता है कि वहां पर क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है, तो क्या आप पानी नहीं प्रोवाइड करवाओगे? करवाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से कि डेप्थ कितना है, यील्ड अप्रोच कितना है, मतलब अगर किसी क्रॉप से हमें पता है कि बहुत ज्यादा यील्ड आने वाली है तो हम इरिगेशन की फैसिलिटी भी उसको क्या करेंगे? ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन हमें पता है कि उससे प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होने वाला, तो क्या हम केयर उतना करेंगे उसके अकॉर्डिंग? नहीं, हमारा केयर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सोयल मॉइस्चर डेफिसिट एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर रेजाइम, मतलब सोयल के अंदर मॉइस्चर की कितनी कमी आ रही है। और नेक्स्ट है सेंसिटिव क्रॉप अप्रोच। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होगी तो हमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जैसे क्रिटिकल स्टेज आ गई या फिर मौसम का बदलाव आ गया, तो इन सब चीजों को हम क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं होता। कोई जरूरी थोड़ा ना क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज में पानी देना ही पड़ेगा। हो सकता है पानी फील्ड में पहले से अवेलेबल हो, तो क्या आपको पानी देना पड़ेगा? हो सकता है बारिश आ जाए, है ना। तो ये आपका डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है मैथमेटिकल, जो आप कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन करते हो ना
भाई जैसे IW/CP रेशियो निकालते हो, या फिर मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा आप जो आपके एस्टिमेशन मेथड होते हैं जितने भी चाहे, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंट मेथड है या ना, उन चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं। और वाटर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? ये आपकी है ओरिफिस, वियर एंड पार्शियल फ्लूम, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंसिटिव क्रॉप आपकी कौन कौन सी हैं? तो लो, लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई एंड हाई सेंसिटिव। अप्रोक्सीमेट नेट इरिगेशन डेप्थ जो होती है वो सैंडी सॉइल में, लोमी सॉइल में और क्ले सॉइल में हमें कितनी डेप्थ तक पानी उसमें देना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका अवेलेबल है। जितनी रूट ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सैलो रूटेड क्रॉप कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है, डीप रूटेड कौन सी है और डेप्थ रूटेड कौन सी है, एग्जाम्पल हैं आपके, इनको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज की बात की थी, याद है मैंने यहाँ पर, आपको याद होगा कि मैंने क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज को बोला था कि याद नहीं करना चाहिए, याद आया कि नहीं आया? क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज को याद नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम क्या होता है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज आपकी? ये वीट आ गया ना, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम के अंदर क्या मिलेगा आपको? शुगर केन में क्या होता है? फॉर्मेटिव स्टेज, फ्लावरिंग। पोटैटो में क्या इंपॉर्टेंट है? ट्यूबर। चिली में, सॉरी, टोबैको में क्या इंपॉर्टेंट है? लीफ। अनियन में क्या इंपॉर्टेंट है? टोमेटो में फ्लावरिंग। फिर आ गया, जहां पर फ्लावर से फ्रूट बन रहा है वहां पर क्रिटिकल इरिगेशन क्या होगी? फ्लावरिंग। 99% क्या आंसर जाएगा? फ्लावरिंग। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर क्या रहा, इनका क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। अब इनका जो मेथड है वो बचता है, बाकी सारा का सारा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। 2-3 चीज़ें और रहती हैं एक्स्ट्रा, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जितना बताया गया है, क्या किसी भी बच्चे का कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। बोलिए भाई, किसी का डाउट है कोई? ओ महान आत्माओं, नहीं है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? ओवर।